बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं। यूपी बोर्ड वालों का फाइनल एग्ज़ाम जो विज्ञान का होना है वह 29 फरवरी को है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और वायरल चल रहा है। अगर आप 70 में से 70 मार्क्स लेना चाहते हैं तो यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके क भाग में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में इनमें से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुविकल्पीय प्रश्न। उपखंड क, पहला प्रश्न बच्चों इसमें है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। आगे डैश दिया यहाँ पर, क्या कहलाता है? तो 4 विकल्प हैं यहाँ पर। गोलीय दर्पण कहलाता है, त्रिज्या, गोलीय लेंस या फिर समतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोलीय लेंस यानी कि सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि दंत विशेषज्ञ जो डेंटिस्ट होते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो कौन सा प्रतिबिंब यूज़ करते हैं? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण के सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपने लिख कर आना है अवतल दर्पण। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, यानी कि कोई वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। विकल्प है इसके लिए वास्तविक उल्टा छोटा, दूसरा विकल्प है वास्तविक उल्टा बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, या फिर आभासी सीधा और बड़ा। तो इसका आंसर आपने लिखना है ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अब प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो विकल्प क्वेश्चन नंबर 4 के कौन कौन से हैं? जरा, दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, समंजन। अब प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि कॉलम ए में दिए गए राशियों का सुमेलन कॉलम बी के लिए SI मात्रकों कर सही विकल्प चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ राशियाँ दी गई हैं ए पार्ट में और बी पार्ट में उनके SI यूनिट गिवन है। तो इनको हमने नीचे ऑप्शन गिवन हमें A, B, C, D। तो इन्हें हमने जोड़ना है आपस में A और B को। तो जो विद्युत विभवांतर होता है बच्चों, उसका जो होता है SI यूनिट वो होता है वोल्ट। तो इसका होगा वोल्ट। और जो विद्युत धारा है सेकंड पार्ट पर, उसका SI यूनिट क्या होता है? उसका SI यूनिट होता है एम्पियर। तो करंट का जो SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। इसे फर्स्ट पार्ट से जोड़ा। और जो विद्युत शक्ति है तीसरे नंबर पर, इसका SI यूनिट क्या होता है? वॉट। और जो प्रतिरोध है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, इसका SI यूनिट होता है ओम। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर होगा बच्चों वो कौन सी ऑप्शन होगी? ऑप्शन नंबर डी। तो डी को देख सकते हैं, फर्स्ट को 4 से मैच किया हुआ है, सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। आगे प्रश्न नंबर 6 है इसका बहुविकल्पीय कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पराश्रम
समायोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो अलग अलग ऑप्शन है 6 प्रश्न की, तो इसकी जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1:4। प्रश्न नंबर 7, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन इसके हैं, शून्य होता है, जो परिनालिका बच्चों होती है उसके बीच में पूछा चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो 4 ऑप्शन है। क्या शून्य होता है? अगला ऑप्शन पूछा गया है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका जो सही आंसर है 7th का वो है डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अब 8th प्रश्न पर जाते हैं हम, जो उपखंड खा में है। इसमें बेंजीन की संरचनात्मक सूत्र है, तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र आपने बताना है कि कौन सा है। तो जो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र बच्चों इसमें जो है वो हमारा है सी, क्योंकि इसमें C6 है H6, जो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है उसमें C6H6 होता है। एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड होती है इसके संरचना में, तो इसका ऑप्शन आपका होगा सी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं 9th पर। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी इसमें हमने बताना है, इसका ऑप्शन बी है। बी मतलब कि तो यहाँ पर लिखा है बी का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, पहला और चौथा पार्ट है। हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? देखो जो ऊपर है गिवन है हमें फर्स्ट पार्ट में CH4 और ये जो C2H6 है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो एक जैसे है, एल्केन है ये। और जो नीचे वाले हैं ये अल्कोहल है, देखो दोनों में OH जुड़ा हुआ है, इसलिए पहला और चौथा जो पार्ट है वह समजातीय श्रेणी है। आगे हमें इसमें ऑप्शन जो क्लिक करनी है आपने 9th में, वो आपने करनी है बी वाली, बी ऑप्शन। आगे 10th क्वेश्चन में बच्चों है, पृथ्वी और भू प्रपटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को डैश कहते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? तो 10वां प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन होगा, खनिज। ए ऑप्शन में था आइसक गैंग खनिज के धातु, आपने सी वाला ऑप्शन क्लिक करके आना है, खनिज। 11वां प्रश्न, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय, जैसे बोलते हैं दांतों को कीड़ा लग जाता है, टूथ डिके बोलते हैं, तो वो कब आरंभ होता है? ऑप्शन हमारे पास है pH 5.5 से अधिक हो, pH 5.5 से कम हो, pH 7 होने पर, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर देकर आओगे ऑप्शन बी, जब मुंह का pH 5.5 से ज़्यादा हो जाता है तो दांतों का क्षय होता है। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। और तर्क इसका दिया गया है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। आगे हमें ए, बी, सी और डी अलग अलग ऑप्शन इसमें गिवन है, तो आपका सही जवाब आपने टिक करके देना है ऑप्शन सी। ये सही है, परंतु तर्क सही है, परंतु तर्क जो सेकंड पार्ट में है गलत कथन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ पर एग्जाम में आपको NaOH लिखा आएगा, यहाँ पर CH3COONA और यहाँ H2O, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा। आपने ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी CH3COOH। अगला जो प्रश्न नंबर 14 है उसमें पूछा गया है, अंत श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो अलग अलग ऑप्शन इसमें गिवन है, तो मैं सीधे आंसर आपको बताना चाहूँगा ताकि टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। ऑप्शन ए इसका आंसर है, नासाद्वार, कंठ,
ग्रसनी, श्वासनली और फेफड़े। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन इसमें बच्चों ये है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। तो एक तो हमें कथन है, एक उसका कारण, क्या उस कथन का कारण यही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे हल करना होता है। तो जो इसका आंसर आप दोगे ए, कि कथन और कारण दोनों सकते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 16 पर पहुंच गए अब हम। इसमें पूछा गया विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। इसमें जो दो अलग अलग न्यूरॉन सेल शो किए गए हैं, उसके बाद एरो शो किए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन सी है वह ठीक ऑप्शन है, क्योंकि ये आप देखें तो इस तरफ ये इनके फेस हैं, एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो किए गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 17 इसमें है कि थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 17 में है, तो इसमें सही ऑप्शन आपने टिक करनी है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों, वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि 18 नंबर है। इसमें हमें एक चित्र दिया है और इसमें पूछा है निम्नलिखित चित्र के भाग में ए, बी, सी किस क्रम में होते हैं। इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी में है, अंकुर, बीजपत्र और फूलांकुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है 19, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। तो इसके अलग अलग ऑप्शन है, सीधा मैं आंसर बताना चाहूँगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अलैंगिक जनन में ही केवल जनक भाग होता है, और दूसरा ऑप्शन बी इसका जो है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। और जो 20वां क्वेश्चन है 20, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो इसका आंसर है मांसाहारी प्राणी। इस क्वेश्चन पेपर के 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।